इंटरमीडियंट फीडिंग, इंटरमीडियंट फास्टिंग समझा के लोगों को इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, इंटरमीडियंट फीडिंग मेथड, इंटरमीडियंट थोड़ा सा रुक रुक के जवाब देते हो। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आपके नॉर्मल ईटिंग पैटर्न के साथ जो है ये मैच करता है, ठीक है। और इसमें आप फॉर्मूला ना बिल्कुल ही कम उस पर आ जाते हो। आप ना पेशेंट को 20 से 60 मिनट्स के लिए देते हो खाना, ठीक है। मतलब 20 से 60 मिनट्स मैक्सिमम, उतने में जितना पेशेंट को चला गया दे दिया, चला गया नहीं, मतलब पेशेंट को दे दिया, हमें देना है। मतलब हो सकता है कि मैं अगर उसको इतने 200 ml पर आर दे दूँ, 10 ml पर आर दे दूँ, कोई भी वैल्यू है, तो वो उसको 20 या 60 मिनट्स के अंदर ही उसका काम हो जाता है। एक तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ से जो लेक्चर है उसकी वीडियो बनी है, ऑडियो जो है बनी थी। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा ना कि हमारे पास साइक्लिंग फीडिंग मेथड है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस फीडिंग मेथड है, हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएंट फीडिंग मेथड है, ठीक है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएंट फीडिंग मेथड को कर रहे हैं। अब हम अगर इंटरमीडिएंट फास्टिंग को भी डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास यही चीज होती है ना कि हमारे पास एक स्पेसिफिक विंडो है, उसके अंदर हमें खाना लेना है, अदरवाइज हमें नहीं लेना। तो सेम एज दैट, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो ब्रेक आता है, दैट इज बेसिकली द इंटरमीडिएंट। तो इंटरमीडिएंट फीडिंग के अंदर एक तो वो नॉर्मल आपके जो मेथड फीडिंग मेथड है उसकी तरह का होता है, जिस तरह पेशेंट खाना खा रहा है, तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी है तो तब भी अगर हम पेशेंट को एंटायर फीड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएंट की कैटेगरी में जो जाएगी, नॉर्मल जो होगी। और इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को जो फीड प्रोवाइड करते हो एंटायर न्यूट्रिशन की, वो 20 से 60 मिनट्स की होती है। मतलब आपने उसके अंदर फीडिंग ड्रिप में डाला या आपने उसमें सिरिंज के अंदर डाला, पर प्लंजर लगाया, तो वहाँ पेशेंट को देते हो फॉर अबाउट 20 to 60 मिनट्स। 20 मिनट की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 40 की भी, 55 की भी, इतना अच्छा टाइम होता है, ठीक है। और मेन क्या चीज होती है कि इसके अंदर आपको 3 to 6 टाइम्स अ डे, यानी कि अगर आप इसको दे रहे हो, पेशेंट को कोई भी फीड दे रहे हो, तो दिन में 3 से 6 दफा जो है वो आपको पेशेंट को फीड प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके पेशेंट की जो है कैलोरीज और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें उसको पूरा करना पड़ता है। किस चीज की रिक्वायरमेंट, हमें पेशेंट को देखना होगा कि अगर वो रीनल का है तो उसमें हमें फ्लूइड को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर पेशेंट जो है वो बर्न का पेशेंट है तो उसमें हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरीके से पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो कोमा की कैटेगरी के अंदर चला गया है, ठीक है, या बहुत सारे और उसको फैटी लिवर का कोई इशू हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हम वो उसको उसी तरीके से जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो मैनेज करेंगे, उतनी कैलोरीज उतनी प्रोटीन देंगे। इसलिए हमें 3 से 6 दफा। अब 3 से 6 का ये मतलब नहीं कि आपने बिल्कुल 2 या 3 देनी है या बिल्कुल ही आपने 6-7 देनी है। आप बीच में वाले नंबर पे भी देख सकते हो, एंटायरली डिपेंड अपॉन द पेशेंट कि किस तरीके से पेशेंट को आपने मैनेज करना है, ठीक है। और फिर आपने एक फीड दे दी, उसमें आपको आधा घंटा लगा, 40 मिनट्स लगे, और उसके बाद आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर दोबारा से जब उसका टाइम गुजरा, जब आपको रिक्वायरमेंट थी कि आपने पेशेंट को देना, तो आप दे रहे हो। सपोज आप वहाँ पे आप टेबल देखो, जिसपे मैंने टाइम लिखा हुआ है कि 8 AM पे आप उसको 400 ml देखो। जब आप एंटायर न्यूट्रिशन की फीड पेशेंट को प्रोवाइड करते हो तो 400 ml की ही होती है, सॉरी ml की होती है। 400 होंगे, 5-6 होंगे, लेकिन होती ml के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो सारी लिक्विड होती है। इसलिए मैंने आपको कंसिस्टेंसी शायद बताई हो लेक्चर्स में, अगर किसी में नहीं बताई तो आगे अपलोड करूंगी कि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत मैटर करती है। आपकी कंसिस्टेंसी थिक है तो एंटायर न्यूट्रिशन की ट्यूब जो है उसको क्लॉग हो जाती है। क्लॉग होने का मतलब है कि वहाँ पे खाना फंस जाएगा, पेशेंट को ही जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरियल फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। तो लोग टेबल को डिस्कस करें कि 8 AM पे मैंने पेशेंट को 400 ml दिया, फिर 12 AM पे दिया, फिर दोबारा से 4 AM पे दिया, फिर 8 AM पे, जैसे जैसे पेशेंट को रिक्वायरमेंट थी मैंने दिया, ठीक है। अब और मेन चीज क्या होती है कि आपको वाटर फ्लशिंग करनी है, ठीक है। वाटर फ्लशिंग आपकी क्या होती है कि आपको ट्यूब पहले और बाद में करनी है। और इंटरमीडिएट में होता है कि इंटरमीडिएट में आप बार बार दे रहे हो, कभी डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर कंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू फिर कंटिन्यू किया, और इसलिए आपको वाटर फ्लशिंग देनी पड़ती है। वाटर फ्लशिंग 30 ml या इतनी जो है वो आपकी होगी, ठीक है। और आप जो है इन सारी ये मैकेनिकल फीड्स भी होती हैं और आपके पास ड्रिप्स भी होती हैं, ठीक है। और इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है। इसकी मेंटेनेंस ज्यादा क्यों है आपकी इंटरमीडिएंट फीडिंग की? इसलिए क्योंकि इसमें नर्सिंग स्टाफ ज्यादा रिक्वायर होता है। वो ज्यादा इसलिए रिक्वायर होता है क्योंकि बार बार आप पेशेंट को दे रहे हो फॉर अबाउट जितना भी इसकी रिक्वायर्ड टाइम है, आपको 60 मिनट्स आप पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया इंटरमीडिएंट। अब हमारे पास जो है बोलस फीडिंग मेथड है। बोलस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो उसका एक बॉल टाइप बन जाता है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ बोलस, ठीक है। तो वो जो बोलस है उससे आपका बोलस, और
पाकिस्तान के अंदर यूजली, या अगर आप अपने बाहर में प्रैक्टिस की हो, तो जो बहुत हम देते हैं एंटेरल न्यूट्रिशन के अंदर पेशेंट्स को, वो बोलस फीडिंग मेथड होता है। ठीक है। अच्छा, बोलस फीडिंग मेथड एक तो बहुत कॉमन फीडिंग मेथड है, हम साइक्लिक इंटरमिटेंट सारे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यूजली होता है कि पेशेंट के लिए ईजी होता है, पेशेंट की एक नॉर्मल रूटीन के साथ जो है ये लाइन करता है, नॉर्मल फीडिंग मेथड्स के साथ जो है ये सारे का सारा लाइन करता है। और इसकी एक और अच्छी बात ये होती है कि आप इसको लेस देन 10 मिनट्स देना पड़ता है। नर्स आई, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ में से कोई भी था, मेल या फीमेल नर्स, उन्होंने आपकी सिरिंज को पकड़ा, ठीक है, और उसको अटैच किया पेशेंट की एनजी के साथ, एनजी ट्यूब के साथ, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ, ठीक है, उसमें फार्मूला डाला जितने 400 ml या 500 ml जितना डाला, और खड़े रहे फॉर अबाउट 10 मिनट्स, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता, मैंने जो एक्सपीरियंस किया। 15 to 20 मिनट्स के अंदर पेशेंट की फीड खत्म हो गया, 20 भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो आप डाल के करके तो ये इस तरीके से पेशेंट के अंदर चला जाता है, इसलिए। हाँ, और इसके अंदर ये चीज होती है कि ये भी आपको दिन में 3 से 6 दफा देना पड़ता है। अब इसका ये सिस्टम होता है कि आप इसको पेशेंट की कैलोरीज के अकॉर्डिंग मैनेज करते हो, पेशेंट की जितनी जो न्यूट्रिशनल कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हो आप इनको मैनेज करते हो। इस तरीके से क्या कहते हैं कि 4 आवर्ली 6 आवर्ली, इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एक लाइन लिखी है, पोर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द प्लंजर। प्लंजर नहीं होगा, यहाँ पे सिरिंज आएगा मेनली। प्लंजर होता है, देखो जिसमें सिरिंज होती है उसके ऊपर जो दबाने वाला पोर्शन होता है, दैट इज बेसिकली द प्लंजर। और हम प्लंजर इसलिए यूज करवाते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स को ये चीज पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें कितनी अमाउंट उस सिरिंज के अंदर डालनी है जो कि हमें फर्दर आगे पेशेंट को देनी है। ठीक है, और इसमें भी आपको ट्यूब को फ्लश करना पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर आपकी जो फीड दे रहे हो अपने पेशेंट को। अब इसके लिए इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं आर्ली। आप जब भी बोलस फीडिंग मेथड्स को पढ़ते हो तो उसके अंदर मेन आपके पास चीज ये आती है, आपके पास आते हैं हम अगर आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में कहीं इंटर्नशिप किया तो ये जरूर चीज सुनी होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल उसमें आती है कि 3 आवर्ली या 6 आवर्ली या 4 आवर्ली। और इसका क्या मतलब होता है कि सुबह सपोज मैंने पेशेंट का प्लान बनाया, उसके अंदर मैं देख रही हूँ कि पेशेंट को फर्स्ट फीड जाएगी सुबह 6 o'clock पे। ठीक है, तो मैं उसको 3 आवर्ली दे रही हूँ। 3 आवर्ली का मतलब 3 आवर्स के गैप के साथ, तो 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। दूसरी फीड उसको 9 o'clock हो जाएगी सुबह। ठीक है, फिर दोबारा से फिर 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, फिर तीसरी फीड उसको 12 o'clock हो जाएगी। सेम ऐसे अगली 3 o'clock पे। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट फीड्स होती है। ठीक है, अभी भी मैं आपके सामने जो बना रही हूँ ये सिरिंज बनाई है। ये सिरिंज बेसिकली ये बहुत मोटी सिरिंज होती है, इंजेक्शन वाली सिरिंज नहीं होती सेम उस तरीके से, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और वो कनेक्टेड आपकी एनजी के साथ होती है। उसमें आप अपना रिक्वायर्ड फार्मूला डालते हो, आप उसको बना के किसी भी चीज के अंदर आपका फार्मूला कोई भी है, या तो ब्लेंडराइज फीड इतनी ज्यादा तो नहीं होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन मेन ये चीज होती है कि आपके जो फार्मूलाज होते हैं वो होते हैं उसमें आप डालते हो। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आपने इस सिरिंज को उसके साथ लगा दिया एनजी ट्यूब के साथ, उस टाइम पे प्लंजर इसका निकला हो, क्योंकि जब आप एनजी ट्यूब के साथ लगा के इस प्लंजर को खींचते हो तो पेशेंट के गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं, वो बहुत डेंजरस काम होता है। एक तो वो एसिड है कि दूसरा पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए पहले लगा के फिर आपने जो है बाद में इंसर्ट करना है। और यूजुअली इसमें इंसर्ट प्लंजर को नहीं किया जाता बोलस फीडिंग के अंदर, क्योंकि वो खुद ही चली जाती है ट्यूब के अंदर। और मेन चीज होती है कि आपने हाथ ऊपर रखना होता है, आपका हाथ जितना ज्यादा ऊपर आएगा उतनी ही आपके उसके अंदर ये जाएगी फीड जो है आपके उसके अंदर जाती रहेगी सिरिंज के अंदर। ठीक है, और इसमें जो बोलस फीडिंग है इसका फायदा एक और साथ ये होता है कि पेशेंट अगर मोबाइल है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो वो जो है इजीली उस चीज को हैंडल कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो ये नहीं मसला, हाँ उसको एनजी जो अटैच है वो एक टेप के साथ उसकी नाक के ऊपर अटैच होती है, लेकिन बार बार उसको निकालना करना ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको अगर पैग लगी हुई तो उसके कंपैरिजन में ये पेशेंट के लिए ईजी होती है। ठीक है, और एक चीज ये आप बोलस फीड भी दे रहे हो तो ध्यान से पेशेंट का प्लान, उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी सारी इंप्रेशन कैलकुलेशन, ये सारा कुछ आपको करके देना है, आगे पीछे नहीं करना चाहिए। बाद में पेशेंट टॉलरेट जो है वो नहीं कर पाता। और दूसरी इस केस में नर्सिंग स्टाफ की मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पकड़ के उसको रखना। ठीक है।